फ्रेश वाटर अब ये है 2 पॉइंट्स पे। तो वो फर्स्ट जो है आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को लेके, एंड देन आपका सेकेंड कैंपा स्कीम, स्टेट कैंपा स्कीम। तो सबसे पहले आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया का बारे में आप लोग को बताता हूँ कि अरुणाचल में जैसे हमारा ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को दो भाग में बता हुआ है। फर्स्ट जो है आपका प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें आप ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक दो आपका नेशनल पार्क्स है और दो आपका ऑर्किड सेंचुरी है, एंड देन 13th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में। तो वो कुल मिला के आपका 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का रिजर्व एरिया है। एंड देन सेकेंड जो आपका रिजर्व एरिया, तो रिजर्व एरिया में आपका आता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का जो नोटिफाइड एरिया है, वो आपका रिजर्व फॉरेस्ट एरिया होता है। एक होता है अंचल रिजर्व फॉरेस्ट ARF, और एक होता है VFR विलेज फॉरेस्ट रिजर्व, और एक होता है आपका प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट CRF, एंड लास्ट आपका ये है कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट। तो वो सब मिला के अभी तक आपका 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का आपका नोटिफाइड एरिया है। तो दोनों मिला के अरुणाचल में अराउंड 40,000 आपका प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, रिजर्व एरिया में आता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से अरुणाचल में बहुत सारा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। तो इसमें अगर अब दैट्स इन पेपर, तो अब ग्राउंड में अगर इसको देखा जाए तो जैसे कि इसको बहुत ही डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एग्जेजरेटेड फॉर्म में आपको दिखाया है। तो से एग्जांपल आपका ये है नामसाई को आप लेके से एग्जांपल आप नामसाई को लेके देखिए। नामसाई का डिस्ट्रिक्ट एरिया, टोटल डिस्ट्रिक्ट एरिया अभी तक हम लोग को नेट में जो दिखाता है उसमें 1600 स्क्वायर किलोमीटर्स का है ओनली। बट अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो नोटिफाइड एरिया, अगर हम गलत भी हो सकते हैं, बट उसमें ये देखा है कि आप अराउंड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का आप देखा है। एंड देन आप तवांग को लेके देखिए। तवांग में आपका टोटल एरिया आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया जो है अराउंड 2,000, तो उसमें भी आप फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो आपका अराउंड 5,000 है। एंड देन आप लोहित को लोहित में भी ऐसा है। लोहित में जैसे कि आपका 2,300 स्क्वायर किलोमीटर्स है आपका डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन इसमें भी आप नोटिफाइड एरिया जो है 3,000। तो इस प्रकार से आप हमारा ये अरुणाचल में सारा दुनिया भर के आप रिजर्व फॉरेस्ट एरिया आप ये करके नोटिफाइड करके रखा। तो इस चीज को लेके हम लोगों ने गवर्नमेंट को भी लिखा, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग सीधा क्लियर का डिमांड किया। अभी जैसे कि यहाँ में जितना भी नोटिफाइड एरिया है 1970s का है, 80s का है, उस समय पॉपुलेशन अरुणाचल का पॉपुलेशन रेशियो कम था। तो अभी आप देखिए अभी पॉपुलेशन बढ़ गया, उससे डबल से भी ज्यादा हो गया। तो अभी अब अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए भी ये सब रिजर्व फॉरेस्ट का वजह से कि आप बहुत जगह आपको ऑब्स्टेकल आ रहा है। तो इस चीज को लेकर हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कमिटी स्टेट लेवल हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी एक गठन कीजिए। तो उसके बाद आप उसमें कितना एरिया अरुणाचल में कितना एरिया फॉरेस्ट रिजर्व के लिए जरूरी है उसको असेसमेंट करके आप निकालिए। वो हमारा पास डिमांड है। और सेकंड डिमांड, आप जितना आप नोटिफाइड एरिया है इसको आप री इवेल्युएट कीजिए। उसका बाद ये अभी तक एज इट इज इंटेक्ट है कि नहीं, इसको आप अच्छा से री इवेल्युएट कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट, हम लोग ने क्लियर कट मांगा कि आप विथ क्लियर मेजरमेंट, ग्राउंड में क्लियर मेजरमेंट का साथ साथ आप बाउंड्री डिमार्केशन कीजिए। आप जितना फॉरेस्ट रिजर्व एरिया अभी दिखा रहा है इसको आप बाउंड्री डिमार्केशन करिए, ताकि फ्यूचर में ह्यूमन हैबिटेशन जगह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा पब्लिक का बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना। तो लास्ट हम लोग का इसमें डिमांड है
कि ह्यूमन हैबिटेशन एरिया को लेके अभी हो सकने से डी रिजर्व करवा दीजिए, क्योंकि इतना एरिया शायद आई थिंक अभी नेसेसरी नहीं है, और ये जितना किया है वो पुराना है। तो अभी जैसे कि अब कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट तो अभी रिसेंट वाला है, पुराना जितना किया है आई थिंक मेरा हिसाब से पब्लिक हियरिंग नहीं हुआ होगा और पब्लिक कॉन्सेंट नहीं लिया होगा। तो ये सब चीज को लेके पुराना जितना रिजर्व एरिया है वो जरूरत नहीं उसको हटा देना है। ये आप जहां तक आपका फॉरेस्ट रिजर्व एरिया का ये सवाल। और दूसरा अभी जो है आपका स्टेट कैंपा, तो स्टेट कैंपा तो आप स्टेट कैंपा इटसेल्फ इज एन एक्ट मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक बनाया वाला है कैंपा। तो कैंपा स्कीम को लेके अरुणाचल में अभी बहुत सा ये एक का वायोलेशन, कंप्लीटली वायोलेशन चल रहा है नंबर 1, और नंबर 2 पान का बहुत मिसयूज हो रहा है। तो इस चीज को लेके हम लोगों ने पूरा आरटीआई हर जगह मारा है, हर डीएपोस में मारा है, लेकिन डीएपोस लोग अभी तक अच्छा से पनिश नहीं किया। लेकिन हम लोग जितना ये कॉपीज निकाला है ये आपका पीसीसीएफ से निकाला वाला है। तो इसमें अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपका, जैसे अरुणाचल में एज पर कैंपा आपको कैंपा एक्ट आपको स्कीम उतारने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेक होल्डर है, जैसे कि विलेज लेवल में है सबसे लोएस्ट ये है गवर्नमेंट का, ये है अब जैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत मेंबर्स होता है, जीपीएम माना बस्ती में ग्राम लेवल में ग्राम सभा बिता के स्कीम का प्रपोजल जाना है, उसमें स्कीम सिलेक्शन करना है, उसका बाद वो आपका रेंज में आएगा, रेंज से डीएफओ आएगा, डीएफओ के पीसीसीएफ आके स्कीम उतारना है। ये एज पर एक्ट, बट स्टेट में ऐसे नहीं चल रहा। अब स्कीम डालता है कौन स्कीम लगाता है और कौन सा स्टेज में लगाता है कोई किसी को मालूम नहीं, पब्लिक को बताता भी नहीं है स्कीम आपका बस्ती में उतना स्कीम डाल रहा है, और पब्लिक से कॉन्सेंट नहीं लेता है उस स्कीम का प्लांटेशन वगैरह का जरूरत है कि नहीं। लेकिन एग्जेगरेटेड फॉर्म में अभी उन लोग क्या करता है, यहाँ में स्टेट में डाल देगा, कोई एमएलए डालता होगा या मिनिस्टर डालता होगा या बड़ा ऑफिसर डालता होगा से एग्जाम्पल। तो ऐसे होके 100, 200, 300 स्क्वायर ये हेक्टेयर्स का आप स्कीम डालता है, प्लांटेशन स्कीम डालता है। तो उसका बाद एज पर कैंपा एक्ट आपको एमओयू साइन करना पड़ेगा, वो स्कीम को आप इम्प्लीमेंटेशन वो लगाने के लिए आपको एमओयू साइन करना है, विलेज अथॉरिटी उसमें साइन करना है कि हाँ ये आदमी का इंडिविजुअली इस आदमी का उतना एरिया है, उसको विलेज में ग्राम सभा बैठ के सर्टिफाई करना है। उसका बाद वो आदमी जो एमओयू साइन करेगा मेरा एरिया में उतना, मेरा जगह में उतना एरिया है। तो उसके बाद एमओयू साइन होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका क्लियर कर आप जियो कोऑर्डिनेट डिटेल्स लेना, तो उसको स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबमिट करके वो जो है एमओयू में डिटेल बाउंड्री डिमार्केशन का साथ होगा। लेकिन स्टेट में ऐसे नहीं चल रहा, यहाँ में कौन किसका एरिया है किसी को मालूम नहीं है। एक एरिया का नाम से जिसका पास एमएलए है, जिसका पास मिनिस्टर है, वो आदमी स्कीम डालेगा, 200 का डालेगा, 300 का डालेगा, उसका बाद वो काम भी नहीं करेगा, ग्राउंड में काम भी नहीं करेगा, उसका बाद पैसा उतारता है। तो उस पैसा उतारने में डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स इन्वॉल्व है और उसमें एमएलए मिनिस्टर लोग डायरेक्ट शेयर मांगता। ऐसे हो कि अभी जैसे से एग्जाम्पल मेरा बस्ती में होगा, मेरा बस्ती में 200 हेक्टेयर का कोई किसी का नाम से करेगा, तो वो उसको पैसा तो उतार लेगा, किसी को मालूम, विलेजर्स को मालूम नहीं है। कल को आगे जाके जब गवर्नमेंट उसको नोटिफाइड करेगा कि गवर्नमेंट उसको ये मेरा एरिया बोल के क्लेम करेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उस समय हम मेरा बच्चा लोग जानेगा या हम जानेगा, हम छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो ये जो अभी जो सिस्टम चल रहा है ये कल को सिविल वॉर होने देगा, क्लियर का दाम बता रहा है। तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड किया कि फॉरेस्ट अब कैंपा स्कीम को हम लोग ये डिमांड किया है कि आप सबसे पहले फिजिकल अचीवमेंट, आज तक ये 1980s से कैंपा स्कीम चल रहा है, तो उसमें कितना क्रिएशन वर्क किया है, तो क्रिएशन वर्क प्लांटेशन वगैरह जितना किया है वो आरएफ मैंने रिजर्व फॉरेस्ट का बाहर जितना पब्लिक सिविल एरिया में किया है
उसका आप री इवेल्युएट करना है। तो उसको री इवेल्युएट करके उसको कितना एरिया अभी तक किया पूरा का पूरा री इवेल्युएट करके निकालो। तो उसके बाद निकालने के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट में उसको पब्लिक डोमेन में डाल दो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कैंपा में कितना अचीवमेंट है, कितना क्रिएशन हुआ है, तो उसको पब्लिक डोमेन में डाल दो, ये एरिया है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट में जाके आप वर्क पोस्ट लगा के डिस्ट्रिक्ट में जाके उसको मेजरमेंट करने दो। क्लियर मेजरमेंट का साथ साथ आपका बाउंड्री डिमार्केशन कराओ, ये हम लोग का डिमांड। तो उसके बाद आप गाइडलाइन को एज पर गाइडलाइन फॉलो किया है कि नहीं, उसको भी आप ये करो। अगर वायोलेट करेगा तो किसी को जो ऑफिसर वायोलेट करे उसको नहीं छोड़ना।